हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम आर के नारायण के द्वारा लिखी हुई कहानी, एक उपन्यास है जो द गाइड के नाम से प्रकाशित हुआ था और उसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है इसी टाइटल से, गाइड के नाम से। तो आइए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं, कुछ कहानी का हिस्सा देख चुके हैं। आइए अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो चैप्टर 4 तक हम देख चुके थे, अब हम देखते हैं चैप्टर 5। जैसा कि इसके पहले हम देख चुके हैं फ्रेंड कि राजू जो है अपनी हट शॉप को बंद कर देता है उसके पिता की मृत्यु के बाद और रेलवे स्टेशन पर एक शॉप खोल लेता है। यहीं से ये शुरुआत होती है कि ये राजू जो है गाइड के रूप में भी काम करने लगता है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं मालगुडी घूमने, उन्हें मालगुडी और उसके आसपास के क्षेत्रों में घुमाने ले जाता है। बोलने में ये इतना माहिर रहता है कि लोग इसकी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। एक और क्वालिटी इसमें रहती है कि ये देख करके समझ जाता है कि उस व्यक्ति का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या जानना चाहता है, क्या सुनना चाहता है। तो इतनी मधुर बातें करता है कि लोग बहुत खुश होते हैं। शुरू शुरू में तो ये जो है कभी कभी जाता था, साथ में इसका जो फ्रेंड है द ओल्ड सार्क इज गफूर। ये द ओल्ड सार्क, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हटके चीज़ है, ये परीक्षा में पूछी जा सकती। इसका जो फ्रेंड रहता गफूर, टैक्सी ड्राइवर, ये अपनी टैक्सी में टूरिस्ट को बैठा के ले जाता है गाइड्स के साथ में। और राजू धीरे धीरे इस काम में इतना माहिर हो जाता है कि धीरे धीरे ये दुकान पर बैठना बहुत कम ही कर देता है। और एक कुली जो रहता, पोर्टर है ना, पोर्टर या कुली एक ही बात होती है। तो कुली के लड़के से वो बोल देता है जब वो कहीं जाता है टूरिस्ट के साथ कि वो उसकी दुकान का ध्यान रखे। इस बीच फ्रेंड राजू की जो माँ रहती वो उससे कहती है कि वो ललिता नाम की एक लड़की है जो उसके भाई की छोटी पुत्री है। ललिता से शादी करने की बात करती है उसकी माँ। तो राजू कोई सीधा गोलमोल जवाब देता और निकल जाता वहां से। अब इस कहानी की असली शुरुआत होती है। अब एक दिन एक कपल उतरता है मालगुडी स्टेशन पे। इस कपल में फ्रेंड एक हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। हस्बैंड का नाम रहता मार्को। ये मालगुडी आता है अपनी पत्नी रोजी के साथ में। और ये दोनों जने आते हैं मद्रास, यानी जो आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। मार्को जो है एक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्ट्री का जानकार रहता है। उसे पता चलता है कि मालगुडी के पास कुछ ऐसी गुफाएं हैं जहाँ की जिसकी खोज नहीं की गई अभी तक। और वहाँ पे कुछ ऐसी कलाकृतियाँ हैं, ऐसी मूर्तियाँ हैं जो उसको ख्याति दिला सकती है, जिसकी खोज अभी तक किसी ने नहीं की है। तो मार्को एक ऐसा व्यक्ति बताया गया जो थोड़ा सा खड़ूस टाइप से नहीं रहते, जैसे जो लोग अपने आप में ही खोए रहते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, थोड़ा सा कठोर बोलते हैं। रोज ही इसके उलट बिल्कुल ही हंसमुख स्वभाव की, डांस पसंद करने वाली, कला को पसंद करने वाली ऐसी महिला। ये दोनों उतरते ही फ्रेंड रेलवे राजू का पता पूछते। राजू की इनसे मुलाकात होती है। राजू पहली मुलाकात में ही रोजी से बहुत प्रभावित हो जाता है और ये उनको ले जाता है और ये एक होटल में ठहरते हैं, आनंद भवन होटल। नामों को जरूर याद करने की कोशिश करना आप। और रोजी जो है राजू से उतरते ही साथ, है ना, ट्रेन से उतरते ही साथ पूछती है कि क्या तुम मुझे कोबरा दिखा सकते हो, अ किंग कोबरा, इट मस्ट बी विच कैन डांस टू द म्यूजिक ऑफ ए फ्लूट। क्या तुम मुझे किंग कोबरा दिखा सकते हो, ऐसा कोबरा जो पीन की आवाज पे नाचता हो। अब फ्रेंड मार्को जो है अपने खोज में चला जाता है, अपनी गुफा वगैरह की जो खोज करने वो आया है। तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। जो कार्विंग रहती है वहाँ पे, ये रामायण वगैरह की कहानियाँ उसमें रहती हैं, कुछ मूर्तियाँ रहती हैं। इनका नाम याद रखना आप, ईश्वर टेम्पल। ये नॉर्थ एक्सटेंशन पे ये जगह रहती है, वहाँ ये जाते हैं। यानी जो इनका होटल रहता है वहाँ से काफ़ी दूर जंगल में एक एरिया रहता है। इस बीच रोजी को जो है राजू गफूर की टैक्सी में लेकर के जाता है उसे कोबरा डांस दिखाने के लिए, नालापास ग्रोव में। वहाँ रोजी जब कोबरा का डांस देखती है बीन पर नाचते हुए, तो वो भी क्योंकि नाचने की बहुत शौकीन रहती है, वो उन नाचने वाले जो रहते हैं, जो सपेरे लोग रहते हैं,
उनकी महिलाएं जो डांस कर रही होती है उनके साथ में वो भी डांस करने लगती है और बहुत ही सुंदर डांस करती। राजू जो पहले से ही फिदा हो गया था पहली नज़र में उसको देख करके, उसका डांस देख करके वो और ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, रोजी का जो पति रहता मार्को, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेटफुल फेलो, यानी एक असाधारण रूप से एक घृणात्मक व्यक्ति, जिसे कोई पसंद नहीं करे, ऐसा उसका स्वभाव रहता। रोजी की माँ को जब राजू बताता है तो वो इस तरह की बातें सुन करके वो कहती है कहीं वो ऐसा तो नहीं वो स्नैक डांसर हो, यानी एक नागिन हो। राजू अपनी माँ से कहता है कि नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, शी इज़ अ गुड गर्ल नॉट अ स्नैक वर्शिपर, कोई सपेरन या नागिन नहीं है, शी इज़ अ डांसर, वो केवल एक डांसर है। आनंद भवन के जिस होटल में ये लोग ठहरते हैं मार्को और रोजी, उस होटल का जो कमरा रहता है उसका कमरा का रहता है रूम 28 नंबर का रूम। ये भी इस पूरी उपन्यास में बहुत बार आया है, इसलिए इसको ध्यान रखना आप। अब अगले दिन क्या होता है फ्रेंड कि मार्को जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन पर जाने के लिए सुबह से ही तैयार हो जाता है और वो चाहता है कि वहाँ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए। रोजी बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है क्योंकि वो वहाँ बोर हो जाएगी, वो अपने काम में लग जाएगा तो वो क्या करेगी, इसलिए रोजी उससे तुरंत मना कर देती कि मैं नहीं जाऊँगी। राजू जब नीचे देखता है कि मार्को अकेला बैठा है कार में तो वो उससे पूछता है कि क्या और किसी को नहीं जाना है, तो वो कहता है कि नहीं कोई नहीं जाना चाहता तो मैं क्या करूँ। तो राजू उससे कहता है कि आप बोले तो मैं बात करके देखूं, तो मार्को कहता है कि जाओ देख लो तुम भी। अब राजू बातों में बहुत ही माहिर आदमी है, जाता है वहाँ दरवाज़ा खटखटाता है और उससे बोलता है कि मैं राजू हूँ, और इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करता है, उसके डांस की बहुत तारीफ करता है। कहता है माय नेम इज़ राजू, दरवाज़ा खटखटाता है और उससे कहता है माय नेम इज़ राजू, मेरा नाम राजू है। रोजी कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुमको। अब उसकी तारीफ करता है और कहता है हु वुड डेकोरेट अ रेनबो, जब वो कहती है कि मैं तैयार नहीं हूँ तो वो कहता हु वुड डेकोरेट द रेनबो, इंद्रधनुष को कौन सजा सकता है। इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें से रोजी भी बहुत उससे खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे नहीं जाना। तो राजू कहता है कि तुम आप चलें तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज लाइफ इज सो ब्लैंक विदाउट योर प्रेजेंस, जिंदगी सूनी है आपकी उपस्थिति के बिना। आप देख सकते हैं कि इस तरह की बातें करने से रोजी उसको भी कहीं ना कहीं लगाव हो जाता है राजू से, और राजू तो पहली नज़र पे ही फिदा हो गया था उस पर। इस तरह से वो रोजी कहती है कि रुको 1 मिनट मैं आ रही हूँ, वो तैयार होके आ जाती है और फिर वो साथ में गुफा में चले जाते हैं, गुफा की तलाश में। अब रोजी राजू मार्को गफूर की टैक्सी में जाते हैं, जहाँ पे ये रुकते हैं जब ये गुफा वगैरह की तलाश कर रहा होता है। इस जगह का नाम है द पीक हाउस। ये गफूर की कार में वहाँ जाते हैं। पीक हाउस जो है ऑन द टॉप मोस्ट क्लिफ ऑन मैम्पी हिल्स, ये नाम याद रखना मैम्पी हिल्स, ये मैम्पी हिल्स के बहुत ही ऊंचाई वाले स्थान पर रहता है, चोटी पर। और रिवर सरयू इज सीन स्पार्कलिंग एट अ डिस्टेंस, और वहां पास में से रिवर सरयू नदी को जाते हुए देखा जा सकता था। इस पीक हाउस का केयर टेकर रहता है फ्रेंड एक आदमी जिसका नाम रहता है जोसेफ। ये केयर टेकर है, खाना बनाना, वहाँ की देख रेख करना, ये सारा काम वो करता है। फ्रेंड एक लगभग 60 साल का व्यक्ति है जो इसे क्रिश्चियन बना दिया गया था मिशनरीज के द्वारा, कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन। अब शाम को फ्रेंड जब खाना परसने की बारी आती है तो राजू परसने लगता है, तो रोजी उससे कहती है नहीं नहीं नो नो लेट मी सर्व यू बोथ, लाओ मैं आप दोनों को खाना परोसती, आई विल बी द लास्ट टू ईट, और मैं लास्ट में खाऊंगी क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। इस तरह से वो मार्को के सामने एक बहुत अच्छी गृहिणी, बहुत अच्छी पत्नी होने का ढोंग करती। इस तरह से फ्रेंड जब राजू मार्को को एक डिश देने लगता है तो रोजी उसके हाथ से वो डिश छुड़ा लेती, और ये वो पहली बार होता है जब वो उसे टच करता है, गोल्डन टच। देखिए शब्दों का इस्तेमाल, देखिए उसके जो गोल्डन टच को वो महसूस करता है और वो रोमांचित हो जाता है, यानी उसके अंदर वो जो प्रेम था वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगता है। मन ही मन अपने से बात कर रहा होता है और वो मन में ही बोलता है वॉन्ट सी बी हिज स्वीट हार्ट, क्या वो उसकी स्वीट हार्ट नहीं बनेगी। ये देखिए मन में उसके ये बात चल रही, यानी वो मन से उसको पहले दिन से ही प्यार करने लगा था। अगले दिन फ्रेंड फिर वही
घटनाक्रम होता है, मार्को अपनी गुफाओं की तलाश में चला जाता है और रोजी जो है वहीं रह जाती गेस्ट हाउस में। अब राजू क्या करता है, मार्को को वहां छोड़ के और तुरंत वापस आ जाता है गेस्ट हाउस में, ताकि वो रोजी से अकेले में बात कर सके। जब वो आता है तो रोजी पूछती है, क्यों मुझे ढूंढ रहे हो क्या? राजू उससे कहता है, बीइंग विद यू मस्ट बी सच अ ब्लिस, आपका साथ होना निश्चित रूप से एक परम आनंद का विषय। अब वो राजू से अपने प्यार का, राजू जो है इससे अपने प्यार का थोड़ा सा इजहार इनडायरेक्टली करता है, उसके डांस की बहुत तारीफ करता है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। और वो, हालांकि उसके मन में इतनी ज़्यादा इस तरह की भावना नहीं रहती है, तो वो उससे कहती है, यू आर ए ब्रदर टू मी, तो मेरे लिए एक भाई के जैसे हो। अब ये सुन के राजू जो है वो कुछ अलग भाव से सोच रहा था, और उसको जब वो भाई कह देती है तो उससे थोड़ा सा बुरा लगता है कि ऐसा उसने क्यों कहा। ये देखते हैं फ्रेंड कि राजू हमेशा मौका तलाशता है कि किसी तरह से रोजी से अकेले में मिले। ये काफ़ी समय अकेले में बिताते हैं, घूमने जाते हैं, पिक्चर जाते हैं, बाजार जाते हैं। रोजी से अपने जीवन के बारे में हर चीज़ बताती है। उससे कहती है कि वो ऐसे परिवार से जो ट्रेडिशनली डेडिकेटेड है टू द टेम्पल्स एज डांसर्स, नर्तक के रूप में, है ना, एक डांसर के रूप में वो, उनका जो परिवार है वो खानदानी से, मतलब पीढ़ियों से मंदिरों में डांस करता हुआ आ रहा है, जो उस जमाने में एक तरह से मान के चली कि वेश्याएं होती थी। ऐसे परिवार से वो आती है और वो सब बताती है कि मुझे क्यों मजबूरी में शादी करना पड़ी मार्को से, क्योंकि कोई अच्छे घर का व्यक्ति तैयार नहीं होता उससे शादी करने के लिए। वो उसे ये भी बताती है उसने मास्टर डिग्री की है इकोनॉमिक्स से, रजिस्टर्ड मैरिज करी है। मार्को ने एक ऐड दिया था, उसको देख करके रोजी की माँ उससे संपर्क करती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मार्को का भी कोई नहीं रहता, माता पिता कोई नहीं रहता है, और दोनों शादी कर लेते हैं। मार्को को एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जो उसका घर संभाल सके और उसका ध्यान रख सके। रोजी शादी इसलिए करती है क्योंकि कोई और उसको अच्छा घर का परिवार, अच्छा परिवार जो है वो शायद उससे शादी नहीं करता। मार्को एक अच्छा रिच व्यक्ति भी रहता, पैसे वाला रहता, तो दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां रहती हैं और इस कारण से वो शादी कर लेते हैं। हालांकि दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग होती है और इसलिए उनकी कभी पटती नहीं है और डेली उनकी लड़ाई होती है। राजू जो है फ्रेंड रोजी की हमेशा बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारी जैसी लड़की मेरी ज़िंदगी में होती तो मैं उसे रानी बनाकर रखता। आई वुड हैव मेड यू क्वीन इन द वर्ल्ड, मैं तुम्हें एक रानी बना देता दुनिया की अगर तुम्हारी शादी मुझसे होती तो। अब राजू और रोजी, जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत सारा समय अपना साथ में बिताते थे क्योंकि मार्को अपनी खोज में पूरी दिन रात लगा रहता था। कई बार वो पीक हाउस में जाता था और लौट के ही नहीं आता था, 2-2 3-3 दिन वहीं रहता था और रोजी अकेली गेस्ट हाउस में पड़ी रहती थी। इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं राजू, ये घूमने जाते हैं, है ना, मूवी देखने जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, और इस तरह से वो बहुत सज धज के भी रहने लगता है। उसकी माँ भी उसे चिढ़ाती है कि तुम एक डैंडी बन के रह रहे हो। डैंडी यानी जैसे एक सज धज कर रहने वाला, छेला या बांका, इस तरह के शब्द बोले जाते हैं हिंदी में। इसका जो फ्रेंड रहता है, फ्रेंड गफूर, वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और समझ भी रहा होता है। वो बार बार राजू को समझाता है कि ये गलत है और वो राजू से कहता है, सी इज़ अ मैरिड वुमेन, वो शादीशुदा है, ये याद रखो, ये ऐसा करना, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। राजू किसी तरह से पीछा छुड़ाने के लिए उससे कह देता है कि सी इज जस्ट लाइक माई सिस्टर, देखिए, सी इज लाइक अ सिस्टर टू मी, इस तरह की बातें कह के वो पीछा छुड़ा लेता। उसी दिन रात को फ्रेंड राजू और रोजी जो है ये मूवी देखने जाते हैं और वहाँ से लौटते हुए काफ़ी रात हो जाती, तो ये दोनों छुपते छुपाते ताकि कोई देख ना पाए कमरे में घुस जाते। और आधी रात को क्या होता है कि राजू जो है ये भी दरवाज़ा खटखटाता है, रूम नंबर 28 का, दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत होती है फ्रेंड। अब राजू की ये जो कहानी चल रही थी ये तो फ्लैशबैक में चल रही थी। अब जो प्रेजेंट पोजीशन है जहाँ वो एक साधु महात्मा के रूप में एक मंदिर पर बैठा हुआ है, यहाँ भी कई साल बीत जाते हैं, है ना, सेवरल ईयर्स है पास्ट, कई साल बीत चुके हैं। अब महिलाएं और पुरुष जो है बिजी रहते
पूजा करने में राजू की एक संत के रूप में। हिज डिसिपल्स है ना, उसके शिष्य ब्रॉट हिम स्पेशल गिफ्ट्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ द ईयर। उसके जो शिष्य बन जाते हैं वहाँ पे, वो समय समय पे उसके लिए तरह तरह के उपहार, खाने का अलग अलग सामान, ऐसी सेवाएं करते रहते हैं उसकी। और इतनी आराम से ज़िंदगी गुजर रही होती कि राजू कैलेंडर की परवाह भी नहीं करता, यानी ये भी नहीं देखता कि कितना कितना महीने कितने साल गुजर चुके हैं इस तरह का जीवन जीते जीते। इसी तरह से फ्रेंड ज़िंदगी आराम से गुजर रही होती। अब राजू ये परवाह भी नहीं करता है कि सेविंग करना है, बाल कटवाना है, तो बड़ी सी दाढ़ी हो जाती है जैसे साधुओं की होती है, और बड़े बड़े से बाल हो जाते हैं उसके, और पूरा साधु महात्मा के जैसा दिखने लगता है। वेलन और उसका परिवार और बाकी गांव के सारे लोग पूरे सेवा भाव से राजू की सेवा में लगे रहते हैं। हालांकि बीच बीच में राजू उस वेलन से कहता भी है कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ और तुम भी एक गरीब आदमी हो, इतने सारे उपहार, इतनी सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो इतने ज़्यादा भक्ति में खोए रहते, ये पूरे तन मन धन से राजू की सेवा में लगे रहते हैं। इस कहानी में एक और टर्निंग पॉइंट आता है। बहुत लंबा समय बीत जाता है और बारिश होना बंद हो जाती है, यानी बारिश होती ही नहीं उस साल, ना के बराबर बारिश होती है। धीरे धीरे ये होता है कि फसलें सूखने लगती हैं, फिर धीरे धीरे करके जानवर मरने लगते हैं, कुएं तालाब सूखने लगते हैं, और हालात इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि लोग भुखमरी के शिकार होने लगते हैं। क्योंकि चीज़ों का अभाव हो जाता है, दुकानदार रेट बढ़ा देते हैं हर चीज़ के, लोगों में त्राही त्राही मच जाती है, सब जगह ये हो जाता है कि इस बार तो बहुत बड़ा सूखा पड़ेगा और हजारों लोग मर जाएंगे। वेलन और दूसरे जो गांव वाले रहते हैं फ्रेंड, ये समय समय पर मंदिर में आते हैं और राजू को सारी स्थिति बताते हैं कि सरयू नदी भी सूख गई है, एक मरी हुई भैंस वहाँ पे जो रास्ते में पड़ी दिखाई देती है, फसलें सूख रही हैं, है ना, कई जानवर भूखे मर रहे हैं, इस तरह की खबरें रोज आती है। राजू उनसे कहता है कि घबराओ मत, धीरे धीरे भगवान सब देख रहा है और भगवान सब ठीक कर देगा। अब एक दिन क्या होता है फ्रेंड कि वेलन जो है, वेलन का परिवार ना, वेलन और उसका परिवार और एक जो है दुकानदार, इनके बीच में वही जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए जाते हैं दुकानदारों के द्वारा, क्योंकि सामान की कमी होने लगती, तो इनकी किसी बात पर कहा सुनी हो जाती, और बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों तरफ से जो है लाठी डंडे फरसे हंसिया इस तरह की चीज़ें निकल आती हैं, और उनमें काफ़ी जोर से लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में फ्रेंड वेलन काफ़ी घायल हो जाता है, उसके सर में चोट लगती है और कई जगह घाव हो जाते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। अब वेलन का फ्रेंड एक 21 ईयर्स ओल्ड एक भाई रहता है, जो थोड़ा सा मान के चले मंद बुद्धि रहता है। वेलन तो चूंकि घायल हो जाता है तो वो राजू की सेवा में नहीं जा पाता, तो वो अपने भाई को भेज देता है, क्योंकि रोज़ उनको भोजन पहुंचाना रहता है। तो वो जाता है और पूरी घटना बताता है राजू को कि आज ऐसी ऐसी घटना हो गई, गांव वालों में बहुत जोर से लड़ाई हो गई और वेलन के सर में भी काफ़ी चोट लगी। राजू जो है इस बात से बहुत आहत होता है, और वो कहता है कि भले ही कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, कितना भी बुरा समय आ जाए, लेकिन हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और जब ये बात वो सुनता है तो वो इतना ज़्यादा आहत होता है कि वो गुस्से में कह देता है कि अगर तुम इसी तरह से लड़ते रहोगे तो मैं खाना बंद कर दूंगा। अब ये बात फ्रेंड, यहीं से एक और टर्निंग पॉइंट आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 21 साल का भाई था वेलन का, ये थोड़ा सा मंद बुद्धि था, इसको ना तो पूरी बात समझ में आती है, ना ये ढंग से बोल पाता है। अब ये जब गांव में लौट के आता है वेलन और उसके परिवार के पास, तो वो आधी अधूरी बात कहता है कि स्वामी जी ने कहा है कि मैं खाना छोड़ दूंगा। ठीक है ना, तो अब सब लोग पूछते हैं कि भाई स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा, क्या बात हो गई? तो वो कहता है अरे बारिश नहीं हो रही है, स्वामी जी कह रहे हैं खाना छोड़ दूंगा, बारिश नहीं हो रही है, ऐसी अधूरी अधूरी से अलग अलग बातें कहता है जो किसी के समझ में नहीं आती। तो लोग आगे ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद स्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि चूंकि बारिश नहीं हो रही तो मैं अब खाना नहीं खाऊंगा और मैं लंबा सा एक व्रत रखूंगा, एक 2 हफ्ते का व्रत रखूंगा। ये मन से जाने कहाँ से बात निकल आती है। धीरे धीरे इसमें और बातें जुड़ती जाती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक बारिश नहीं होगी स्वामी जी खाना नहीं खाएंगे,
कोई ये कह देता है कि रोज स्वामी जी जो है सरयू नदी में जाएंगे और उसमें खड़े हो जाएंगे पानी के अंदर और वहाँ प्रार्थना करेंगे पूरे दिन तक, यानी दोपहर तक शाम तक वहीं प्रार्थना करेंगे। और इस तरह से वो खाना नहीं खाएंगे, व्रत करेंगे जब तक कि बारिश नहीं हो जाती, वो ऐसे ही उपवास करेंगे। इधर राजू जो मंदिर में बैठा होता है फ्रेंड, इसको पता ही नहीं होता है कि ये सारी बातें, ये अफवाहें उड़ चुकी हैं गाँव में, और वो इंतजार कर रहा होता है। जो यूजुअली उसके लिए रोज गिफ्ट आया करते थे, तो उसने कुछ चीज़ें लाने का बोला था, व्हीट फ्लोर, राइस फ्लोर, स्पाइसेस, है ना, ये सारी चीज़ें, ताकि वो एक डिश थी बोंडा करके इसको बना सके। वो अपने हाथ से ही अपना एक छोटा सा किचन बना रखा था, वहाँ अपने मनपसंद का भोजन बना लेता था। अब वो इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा, ये सारा सामान लेकर के, भोजन का फल वगैरह सारी चीज़ें पहुँचती थी। लेकिन वो देखता है कि सामने से एक भीड़ आ रही होती है, और भीड़ आते ही साथ उसके पैरों में गिर जाती है, और वो कहते हैं कि योर पेनेंस इज सिमिलर टू महात्मा गांधी, आपका तप महात्मा गांधी के जैसा है। ही हैज लेफ्ट अस अ डिसिपल इन यू टू सेव अस, उन्होंने आपके रूप में एक शिष्य को भेजा है हमारी भलाई के लिए। अब ये लोग महात्मा गांधी जी से तुलना करने लगते हैं कि जैसे भी जब कोई ऐसी विपदा आती है तो महात्मा गांधी उपवास पर बैठ जाते हैं, इसी तरह से ये जो स्वामी जी है ये भी उपवास करने वाले हैं, ताकि हमारी जो ये बहुत बड़ी संकट आ गया सूखे का, इसका समाधान हो सके। ये सारी घटनाओं से राजू भौचक्का रह जाता है कि ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं था, और ये बातें पता नहीं कहाँ से निकल के आ गई। वो तो इस इंतजार में बैठा था कि वेलन या कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसके लिए भोजन लेके आएगा। तो वो उस दिन तो कुछ लेके नहीं आते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब तो ये स्वामी जी उपवास करेंगे, अब कुछ नहीं खाएंगे। वेलन से राजू कहता है कि भाई अगले दिन तो खाना लेकर के आओगे ना। तो वेलन ये सोचता है कि शायद अगले दिन ही बारिश हो जाएगी, और बारिश हो जाएगी इसलिए स्वामी जी खाना मंगा रहे हैं अगले दिन। तो वो उनसे पूछता है, डू यू एक्सपेक्ट इट टू रेन टुमारो, क्या आपको लगता है कि कल बारिश होगी। यानी वो उसके जो विश्वास में इतने अंधे हो चुके होते हैं कि उनको वही भगवान नजर आता है। अब क्योंकि फ्रेंड गांव वालों को लगता है कि अब राजू उपवास कर रहे हैं, स्वामी जी उपवास कर रहे हैं, तो इनकी देखभाल के लिए एक बंदा जो है वो हमेशा उनके साथ रहेगा। तो वेलन उनके साथ हमेशा रुकता है। राजू इस बात से परेशान हो जाता है कि उसके सामने वो खा भी नहीं सकता। तो वो वेलन से कहता है कि तुम अभी जाओ, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा और कल आना। तो ये सुन के वेलन चले जाता है। अब राजू क्या करता है, जो पहले का बचा हुआ थोड़ा बहुत खाना रहता है उसे बना लेता है, खा लेता है, और थोड़ा सा बचा के रख भी देता है अगले दिन के लिए, ताकि वो सोचता है कि इसका कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया फ्रेंड कि ऐसी अफवाह उड़ा दी जाती है कि जो स्वामी जी हैं वो घुटने तक जो है पानी में खड़े होंगे सरयू नदी के, और पूजा या कोई प्रार्थना करेंगे, और अगले जो है 2 हफ्ते तक वो कुछ नहीं खाएंगे, उपवास करेंगे। ये अफवाहें उड़ जाती हैं और सभी लोग ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अब स्वामी जी इस तरह का तप करेंगे। फ्रेंड फाइनली इन सब चीज़ों से राजू बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि उसे कई सालों से आदत पड़ गई थी बढ़िया से बढ़िया भोजन करना, आराम से रहना, सोना, सारी सुविधाएं मिल रही थी, और अचानक से खाना आना बंद हो गया। तो वो वेलन को एकांत में बुलाता है और उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है कि उसका जीवन कैसा रहा, रोजी उसके जीवन में आई, फिर वो जेल गया, ये सारी बातें उसको बता देता है, और कह देता है कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, जैसा कि आप लोग समझ रहे हो। हालांकि ये बात सुन करके वेलन के मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी आस्था जो है वैसी की वैसी बनी रहती है। और वो राजू से कहता है कि ऐसे बहुत से संत महात्मा हुए जो पहले डाकू हुआ करते थे, और बाद में उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के और जो है वो साधु महात्मा बन गए। तो हमारा विश्वास आप पर जितना पहले था उतना ही अभी है, हमारा विश्वास जो है अडिग है, ये हिलेगा नहीं। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है फ्रेंड। यहाँ मार्को अपनी खोज में जो है दिन रात लगा रहता है, उसे और किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता। राजू, गफूर और जोसेफ ये पूरे तन मन धन से ये मार्को और रोजी की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि इन्हें पर्याप्त पैसा मिल रहा होता है। मार्को बहुत पैसे वाला रहता है और राजू को जो है
तीनों जनों को, यानी जोसेफ को, राजू को और गफूर को, वो तुरंत पैसा देता रहता है टाइम टू टाइम। खर्चा बढ़िया चल रहा होता है, ये तीनों जने जो है सारे काम काज छोड़ के बस इन दोनों की सेवा में लगे रहते हैं। हालांकि राजू की जो मेन रुचि थी, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट था उसे, वो पैसा या काम में नहीं था। उसकी रुचि ये थी कि मैं रोजी के साथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊं। तो राजू का फ्रेंड अपनी दुकान से बिल्कुल ध्यान हट जाता है। वो पूरी दुकान जो है पोर्टर जो रहता है उसका लड़का ही संभालने लगता है, और धीरे धीरे वो घपला करना शुरू कर देता है। राजू की माँ उसे समझाती है कि तुम खुद दुकान पे बैठो, जाके हिसाब किताब देखो, लेकिन वो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ना तो वो बैंक जाके चेक करता है कि कितना पैसा आया, कितना गया, बाजार से कितना माल आ गया, कितना बिक गया, कुछ नहीं पूछता। ये पूरे टाइम रोजी के पीछे लगा रहता और उसके साथ घूमना जाना, मूवी देखना, पूरा टाइम ये दोनों साथ में स्पेंड करते हैं। हालांकि गफूर उसे बार बार समझाता है कि ये जो जीवन तुम जी रहे हो, ये जो तुम काम कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है और आगे जाके तुम्हें पछताना पड़ेगा। रोजी का व्यवहार इन दिनों बहुत विचित्र रहता है फ्रेंड। जब वो राजू के साथ रहती है तो इस तरह से रहती है जैसे उसकी प्रेमिका हो, और जब वो मार्को के साथ चली जाती है तो बिल्कुल पत्नी व्रत, जो पत्नी होती है बिल्कुल धार्मिक पत्नी, बिल्कुल पति का ख्याल रखने वाली, इस तरह का बिहेव करती है। राजू जब रोजी को इस तरह से देखता है तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है कि ये कल मेरे साथ थी जब इसका व्यवहार बहुत अजीब था, अब मार्को के साथ आई है तो इसका व्यवहार बहुत अजीब है। लेकिन वो कहती है आफ्टर ऑल ही इज़ माई हस्बैंड, आखिरकार वो मेरे पति हैं। आई हैव टू रेस्पेक्ट हिम, मुझे उनका आदर करना पड़ेगा। आई कैन नॉट लीव हिम देयर, वो जब वहाँ जाती है पीक हाउस पे तो राजू से कहती है कि मैं आखिरकार वो मेरे पति हैं, मुझे उनका आदर करना पड़ेगा और मैं उन्हें वहाँ इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ पीक हाउस में। और ये व्यवहार के प्रति एक चीज़ ये रहती है कि उसके अंदर आत्मग्लानि रहती कि मैं किसी की पत्नी होने के बावजूद भी इस तरह से राजू के साथ घूम रही हूँ, और वो अपने मन में सोचती है कि इतना अच्छा उसने मेरे साथ व्यवहार किया, मुझे हमेशा अच्छे से रखा, आज़ादी दी, और इतना मुझे विश्वास किया कि मुझे गेस्ट हाउस में जो है रूम नंबर 28 में जहाँ वो रुकी रहती है वहाँ अकेला छोड़ दिया पूरे विश्वास के साथ। तो ये आत्मग्लानि उसके अंदर कहीं ना कहीं रहती है। रोजी का इस तरह का व्यवहार देख करके राजू को अजीब लगता है और दुख भी होता है। अब एक दिन रोजी उससे कहती है कि क्या तुम मेरे पति के जैसे ही मेरा डांस पसंद नहीं करते। राजू को इसमें कोई रुचि नहीं थी, यानी डांस में या कला में उसकी कोई रुचि नहीं थी, उसकी रुचि थी केवल रोजी में। और वो उससे कहता है कि आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, आई विल गिव यू माई लाइफ टू सी यू डांस, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। तुम नाचने की बात तो बहुत छोटी सी है, तुम जो चाहो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो फ्रेंड रोजी उससे कहती है कि मैं नाचना बहुत पसंद करती हूँ। तो राजू उसके लिए व्यवस्था कर देता है ना, म्यूज़िक के लिए, जैसे तबला हारमोनियम वगैरह की जो ज़रूरत होती है, घुंघरू की। और वो रोजी के पास एक ब्रॉन्ज इमेज रहती है नटराज, जो डांस के जो गॉड कहे जाते हैं, नटराज भगवान की एक मूर्ति रहती है ब्रॉन्ज की, यानी पीतल की। वो उसको सजा देती है टेबल पे और डेली वो प्रैक्टिस शुरू कर देती है अपने गेस्ट हाउस में, क्योंकि मार्को का ज़्यादातर टाइम पीक हाउस में वहाँ गुजरता था, वो बहुत कम ही गेस्ट हाउस आता था। आगे देखिए फ्रेंड, एट 5 in the morning शी वुड स्टार्ट हर प्रैक्टिस, सुबह 5 बजे से उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी और 3 hours 3 घंटे तक वो इस तरह से प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद वो 1 घंटा या 2 घंटा जो है पढ़ने में बिताती थी। जैसा मैंने बताया कि वो पढ़ी लिखी थी, MA इकोनॉमिक्स थी, और नाट्य शास्त्र यानी डांस से रिलेटेड जो बुक्स रहती हैं उन्हें पढ़ने में काफ़ी समय बिताती। ये जो किताब है नाट्य शास्त्र ऑफ भारत मुनि, है ना, नाट्य शास्त्र ऑफ भारत मुनि, इस किताब का जो भी नाम इस नॉवेल में आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल नोट कर लीजिए, अलग से लिख लीजिए, क्योंकि इनमें से कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड राजू ने जो उसकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी रोजी की डांस करने की, उसे पूरा कर दिया। इससे रोजी के मन में भी उसके लिए प्यार बहुत बढ़ने लगता है धीरे धीरे। अब इस लाइन को जरूर ध्यान रखिए, वाट अ डार्लिंग यू आर,
गिविंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। तुम कितने प्यारे व्यक्ति हो जिसने मुझे एक नई जिंदगी दी है। इस इन लाइन्स से आप समझ सकते हैं कि रोजी के मन में भी राजू के प्रति प्रेम जो है ये पहले से तो था, लेकिन अब और बढ़ने लगता है। अब रोजी फ्रेंड राजू के साथ वहाँ पे जाती है जहाँ पर कि पहाड़ियों में वो मार्को अपने रिसर्च कर रहा होता है। मार्को जो बताता है कि एक तीसरी गुफा की भी खोज कर ली उसने, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो मार्को फ्रेंड राजू से कहता है कि जब भी ये किताब छपेगी, आई विल श्योरली मेंशन द बुक माई डेट टू यू इन डिस्कवरिंग दिस प्लेस। वो कहता है कि जब भी मेरी ये खोज किसी किताब के रूप में छपेगी, उस किताब में मैं तुम्हारा जिक्र जरूर करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है इस खोज में। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं इन खोजों को नहीं कर पाता। किसी कारण से फ्रेंड राजू 2 दिन तक वहाँ नहीं जा पाता, यानी जहाँ पे वो लोग रुके होते पीक हाउस में। और जब 2 दिन के बाद वहाँ वो जाता है तो वो देखता है कि दोनों जने नहीं है, ना मार्को है ना रोजी है। थोड़ी देर बाद मार्को और रोजी लौटते हैं। दोनों के आने से और चलने से ये समझ में जाता है कि दोनों के बीच में बहुत जोर से झगड़ा हुआ है। मार्को जब अपने कमरे में जा रहा होता है तो रोजी उसके पीछे पीछे जाती है, और राजू भी कोशिश करता है कि जाके देखे क्या हो गया। मार्को उन दोनों से कह देता है तुम दोनों में से किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, और धड़ाक से दरवाजा बंद कर देता है। अब ऐसा होने के बाद रोजी जो है ऊपर जाती है, वो अपना कमरा खोलती है और वो भी दरवाजा बंद कर देती है। अब ये घटना देख करके राजू भौचक्का रह जाता है कि पता नहीं क्या बात हो गई। अब राजू किसी तरह से कोशिश करता है रोजी के पास जाने की, लेकिन गफूर उसे फिर से टोकता है कि ये हस्बैंड और वाइफ के बीच का मामला है, हमको इसमें नहीं पड़ना चाहिए, और चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं। अब ये घटना होने के बाद फ्रेंड गफूर तो राजू से कहता है कि हमने को यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन राजू नहीं मानता। अब इस बीच क्या होता है कि जो है मार्को की आवाज़ सुनाई देती है, और वो गफूर से कहता है ड्राइवर आर यू रेडी टू गो, ड्राइवर क्या तुम तैयार हो जाने के लिए। और ऐसा कह के वो अपना सामान लेकर के कार में आ जाता और बैठ जाता। और राजू जब उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं आप होटल जा रहा हूँ, और मैं अपने सारे जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी लेन देन है, ये ख़त्म करना चाहता हूँ, अपना पूरा अकाउंट सेटल करना चाहता हूँ। तुम्हारा कितना पैसा रह गया है गफूर का, जोसेफ का, ये भी मुझे बिल बना के दे दो, मैं तुरंत भुगतान करके और यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब ये बात सुन करके राजू एकदम से भौचक्का रह जाता है कि ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक से ये जा ही रहा है पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के। कहानी में देखा फ्रेंड कि मार्को का स्वभाव जो है बहुत ही रूखा, असभ्य, एक ऐसा व्यक्ति जो घमंडी भी है। वो कार का दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन राजू नहीं मानता। वो उससे बहस करने लगता है कि तुम इस तरह से पत्नी को छोड़ के नहीं जा सकते, है ना। वो पूछता है वेयर आर यू गोइंग, तो वो बताया था कि मैं होटल जा रहा हूँ और अपना सारा हिसाब जो है वहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ। ये सुन करके फ्रेंड राजू को और गुस्सा आ जाता है, और वो मार्को से झगड़ा करना शुरू कर देता है। उनके बीच में झगड़ा होने लगता है, और वो बोलता है कि यू कांट अबंडन अ वाइफ इन दिस प्लेस एंड गो अवे, तुम एक पत्नी को अकेला यहाँ छोड़ करके नहीं जा सकते। इससे मार्को कहता है कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले, तुम्हारा इससे क्या लेना देना, जो तुम्हारी सेवा है मैं अभी हाल ही समाप्त कर रहा हूँ, तुम्हारा बिल दो, तुम्हारा पेमेंट लो और यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा कह के फ्रेंड मार्को गफूर को लेकर के वहाँ से चला जाता है। राजू गफूर से कहता है कि तुम इनको छोड़ के आओ और कल सुबह वापस आना कार लेकर के। ये सारी घटना हो रही है फ्रेंड पीक हाउस में, जहाँ पे केव्स की खोज करने के लिए मार्को गया हुआ था। अब गफूर और मार्को चले जाते हैं। अब रोजी अपने कमरे में बैठी हुई है ना, और राजू बाहर खड़ा है। अब राजू बहुत देर तक इंतजार करता है कि किसी की आवाज़ आए, कुछ बात हो, लेकिन कोई घटना नहीं होती। अब काफ़ी देर ऐसा बीत जाता है तो राजू को चिंता होने लगती है रोजी की। जो है रोजी के कमरे में जाता है, एक भोजन की जो है प्लेट सजा करके, ताकि किसी तरह से उसे मना सके। रोजी जो है बहुत ही गुस्से में रहती है, उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और बहुत रूखे तरह से उससे बात करती है। अब ये सुनकर के राजू को बहुत आश्चर्य होता है, और वो सोचता है कि दैट शी हैड बीन इन हिज आर्म्स 48 आवर्स एगो, कि यही वो महिला है जो
48 घंटे पहले मेरी बाहों में थी, जो अब इस तरह से रूखेपन से मेरे से बात कर रही। अब ये सारी घटनाएं होती हैं फ्रेंड। राजू भी गुस्से में जो है अगले दिन जो है वहां से चला जाता है। अब वो अपने घर पे पड़ा रहता है, ना तो वो दुकान पर यानी रेलवे स्टेशन पे जो उसकी दुकान है वहां जाता है, ना वो गेस्ट हाउस में जाता है, कहीं भी नहीं जाता, वो घर में पड़ा रहता है। अब उसकी हालत जो है एक ऐसे मजनू की जैसी हो जाती है, ना तो उसे नींद आती है, ना वो खाना खाता है, ना उसे शांति मिलती है दिमाग को, वो वहीं पड़ा रहता है। थोड़े दिन इसी तरह से काम चलता है, फिर वो धीरे धीरे अपना काम फिर से रेलवे राजू के रूप में, एक गाइड के रूप में शुरू कर देता है। हालांकि उसका मन नहीं लगता है काम में। और इसी तरह से फ्रेंड धीरे धीरे वो गाइड के रूप में काम तो शुरू कर देता है, लेकिन उसका कहीं भी मन नहीं लगता। 30 दिन गुजर जाते हैं इसी तरह से। एक दिन अचानक से राजू जब घर में रहता है तो किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। तो राजू की माँ दरवाजा खोलती है तो राजू से आकर के कहती है कि कोई लड़की या महिला है जो तुमसे मिलना चाहती है। आश्चर्य होता है फ्रेंड कि ऐसी कौन महिला है जो मेरे घर पे आई है, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट उसके घर पे नहीं आता था। जितने भी टूरिस्ट आते थे वो रेलवे स्टेशन पे जो उसकी दुकान थी वहीं पे उसे संपर्क करते थे। जब राजू जाता है वहां दरवाजे पे देखता है तो रोजी अपने एक ट्रंक के साथ में, एक बक्से के साथ में खड़ी होती है और उसके कंधे पे एक बैग टंगा होता है। हालांकि राजू भौचक्का रह जाता है कि ये रोजी जो है अपना बक्सा लेकर के मेरे घर पे क्यों आई, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को संभालता है और रोजी से कहता है अंदर आओ। अंदर जाके वो माँ को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये रोजी है जो मद्रास से आई है और ये हमारी मेहमान है। फ्रेंड राजू की माँ एक बहुत ही सरल स्वभाव की एक साधारण सी ग्रामीण महिला रहती है, तो वो इतना ध्यान नहीं देती कि हो सकता है कोई परिचित होगी। अब राजू और रोजी घर में तो बात कर नहीं पाते हैं, तो वो माँ से कहते हैं कि थोड़ा काम से हम बाजार जा रहे हैं, और जाके वो एक ऐसी एकांत जगह बैठते ताकि वो अकेले में बात कर सके। अब राजू रोजी से पूछता है कि अब मुझे पूरा विस्तार में बताओ कि क्या बात हुई। अब उसे रोजी पूरी घटना सुनाती है जो 30 दिन पहले घटना हुई थी। तो वो कहती है कि उस दिन जब हम वहाँ पे गए पीक हाउस पे, तो मैंने मार्को को देखा कि वो अच्छे मूड में था, तीसरी गुफा की खोज कर ली थी। थोड़ी देर तक उससे बात करने के बाद मैंने उससे परमिशन मांगी डांस करने की, और जैसा कि हमने शुरुआत से देखा है कि मार्को जो है इसे डांस का नाम सुनते ही जो है गुस्सा आ जाता था, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता था। जैसे ही रोजी उससे डांस करने की बात कहती है वो फिर से वही उसका पारा जो है चढ़ जाता है और वो उल्टी सीधी बातें करने लगता है। इस बात से रोजी कहती है कि एवरीवन एक्सेप्ट यू लाइक्स इट, तुम्हारे अलावा सबको पसंद है। वो कहती बस तुमको ही मेरा डांस पसंद नहीं आता है, बाकी तो सबको पसंद आता है। और ये देखिए इट वाज हर ब्लंडर, ये उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल हो जाती है। मार्को को जब ये सुनता है कि तुम्हारे अलावा सब पसंद करते हैं, तो वह अलावा का मतलब पूछता है ये अलावा कौन है, मेरे अलावा कौन ने तुम्हारा डांस देखा। तो गलती से वो उसके मुंह से निकल जाता है कि मैंने राजू के सामने डांस करा था और उसने तो बहुत तारीफ की, और जब भी मैं डांस करती हूँ वो मेरी बहुत तारीफ करता है। अब मार्को जो एक शक्की स्वभाव का पहले से रहता है, अब उसके मन में जब ये बात आती है तो अब उसका जो है कान खड़े हो जाते हैं, और अब वो एक एक बात को कुरेद कुरेद के पूछने लगता है और उससे हर बात उगलवा लेता है कि उनके बीच में क्या क्या हुआ। और रोजी घबरा जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो सारी बातें बता देती है, जो भी राजू और रोजी के बीच में जो प्रेम चल रहा था, जो भी चीज़ें हुई थी वो सारी बता देती है। तो ये जो घटना 30 दिन पहले हुई थी फ्रेंड, जिसके बाद मार्को सब कुछ छोड़ करके चला गया था, ये उस समय की घटना रहती है। सारी घटनाएं होती है फ्रेंड, और वो रोजी बार बार उससे गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, पैरों में गिर जाती है, लेकिन मार्को जो एक बहुत ही जो माने निष्ठुर व्यक्ति, एक अहंकारी घमंडी हेटफुल व्यक्ति जैसा इसमें कैरेक्टर बताया गया, वो कहता है तुम मेरी पत्नी नहीं हो, यू आर ए वुमेन हु विल गो टू बेड विद एनीवन दैट फ्लैटर्स यू योर एंटिक्स। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम तो वैश्या हो, और तुम किसी के भी साथ बिस्तर पे जा सकती हो जो तुम्हारे शरीर की तारीफ करे। इस तरह से उसे बेइज्जत करता है, बहुत बुरा भला कहता है और वहां से छोड़ के उसे चला जाता है। रोजी हालांकि
मानती नहीं है। जब वो जाने लगता है तो वो अपना सामान भी पैक कर लेती है एक बक्से में, और जैसे जैसे वो रेलवे स्टेशन जाता है तो वो भी रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है पीछे पीछे। वो इस उम्मीद में रहती है कि शायद ये माफ़ कर दे, शायद इसका जो है दिल पिघल जाए। मन ही मन वो अपने आप को भी कोस रही होती है कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कैसे मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई। खैर, जो होना था सो तो हो ही चुका था। अब वो रोज ही इसी उम्मीद में स्टेशन तक जाती है कि कहीं ना कहीं ये इसके दिल में मेरे लिए दया आ जाए और ये मुझे माफ़ कर दे। अब जो है जब पोर्टर आता है, कुली आता है सामान उठाने के लिए, तो मार को जो है अपना ट्रंक जो उसे दे देता है और जाके बैठ जाता है उसका अपनी सीट पे। और जब वो रोजी का ट्रंक उठाने लगता है कुली, तो वो कहता है ये मेरा सामान नहीं है और ना ही इस महिला का टिकट मेरे पास है, मेरे पास केवल एक ही टिकट है। और ऐसा कह के वो पोर्टर के साथ अपना ट्रंक लेके जाता है, अपनी सीट पे बैठ जाता है। यानी खुले रूप में वो रोजी के सामने ही बोल देता है कि ये ना तो सामान मेरा है, ना ये महिला को जानता हूँ, ना इसका टिकट है मेरे पास। अब ये घटना होती है तो रोजी को अब समझ में आता है कि अभी किसी कीमत पे मुझे स्वीकार नहीं करेगा, और वहीं से वो अपना ट्रंक लेकर के राजू के घर आ जाती है। ये सारी घटना जो होती है, वो सारी घटना शुरू से लेके आखिरी तक रोजी राजू को सुना देती। हालांकि फ्रेंड, राजू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि रोजी जो है शादीशुदा है। वो तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और उसके बिना रह ही नहीं पा रहा था। तो वो तो बहुत खुश हो जाता है और रोजी से कहता है कोई बात नहीं, तुम सही जगह आई हो। उसे ढांढस बंधाता है, वो रो रही होती है, उसे चुप कराता है। वो कहता है हम जो है उस व्यक्ति को बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे। इस बीच एक और घटना होती है फ्रेंड की, राजू की जो दुकान रहती है, जो पोर्टर का लड़का यानी कुली का लड़का चला रहा होता है, वो खूब सारा घोल मेल कर देता है वहाँ पे। बहुत सारे पैसे का घालमेल करता है, खा जाता है पैसे। बाजार से सामान लेता है, उसका पैसा नहीं चुकाता। ग्राहकों से जो पैसा आता है वो भी खुद रख लेता है। एक दिन राजू जब हिसाब लेने वहाँ जाता है तो पता पड़ता है कि बहुत सारे पैसे का घालमेल है। बैंक से नोटिस आने लगते हैं। जिन सेठ लोगों से पैसा जिनका चुकाना रहता है, यानी जिनसे सामान खरीदा था, वो लोग बार बार पैसे के लिए आने लगते हैं। इस बात से वो उस दुकान पे जाता और उस लड़के को एक थप्पड़ मार देता। तो बीच बचाव करने के लिए बहुत सारे लोग, उस बच्चे का पिता आ जाता है, फिर स्टेशन मास्टर आ जाता है, और ऐसे बहुत सारे झगड़ा की स्थिति होती है। फाइनली ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि जो वहाँ का मैनेजमेंट रहता है रेलवे स्टेशन का, वो राजू को उस दुकान से हटा देता है। उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देते हैं और दूसरे व्यक्ति को वो दुकान दे देते हैं। और ये चैप्टर 7 ख़त्म हो गया फ्रेंड। इस नॉवेल में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। तो आगे की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं।